हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आप लोग को वीडियोस बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लोग को कोई भी डाउट है किसी भी वीडियो में, तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं। पर आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ईएमएफ और टीपीडी हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं, पर एक बार फिर से इसका ब्रीफ मैं दे देती हूँ, ताकि अगर आपको रिवाइज करने की ज़रूरत हो तो एक नटशेल में मैं आपको 2-3 लाइंस में दोबारा से याद करा देती हूँ कि ईएमएफ क्या होता था और टीपीडी क्या होता था। देखो गाइस, मेरे पास यहाँ पे एक सर्किट है, ठीक है। सर्किट में मैंने क्या किया है, एक बैटरी लगाई है, ठीक है, या फिर सेल बोल सकते हो आप इसको। एक लोड लगाया है बाहर, सपोज करो कोई रजिस्टर लगाया है, ठीक है ना, जिसका रेजिस्टेंस है आर। और मैंने की लगाई है, और जो आप स्मॉल आर देख रहे हो बेसिकली ये इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम आज पढ़ने वाले हैं, तो हम देखने वाले हैं कि इसका क्या रोल होता है और ये यहाँ क्यों लगा हुआ है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए ये यूँ समझो कि ये की जो मैंने लगाई है, अगर ये की है ओपन, ठीक है ना, अभी मैंने इस की के अंदर अगर डॉट लगा दूंगी, इट मीन्स ये की क्लोज हो जाएगी, और उस केस में एक सर्किट जो है कंप्लीट हो जाएगा। सर्किट कंप्लीट होगा तो करंट फ्लो करने लगेगा इस सर्किट में से, और इस सर्किट में से करंट फ्लो करने लगेगा तो करंट की डायरेक्शन में मालूम है, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, तो डायरेक्शन भी दिखाई हुई है करंट की यहाँ से यहाँ तक। लेकिन ये तो बात हुई कि जब की क्लोज होगी। सपोज करो कि मैंने की जो है क्लोज कर दी है, ठीक है ना। अगर की क्लोज कर दी है, उस केस में मैंने क्या किया, एक वोल्ट मीटर को मैं लेके आई। वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, ठीक है ना। और मैंने क्या किया, बेसिकली टर्मिनल्स ऑफ बैटरी के अक्रॉस इस वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया, और तब जो पोटेंशियल डिफरेंस वो वोल्ट मीटर नोट करेगा इस टर्मिनल्स ऑफ बैटरी के अराउंड, वो पोटेंशियल डिफरेंस उस टाइम बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और एक और केस लिया मैंने, ओपन करके, की ओपन करके एक वोल्ट मीटर लिया, जब सर्किट ओपन है, करंट कोई फ्लो कर नहीं रहा है, और टर्मिनल्स और बैटरी के अक्रॉस में उस वोल्ट मीटर को लेके गई, और फिर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू नोट की। तो मैंने क्या पाया कि जब की ओपन थी उस टाइम पे जो पीडी की वैल्यू, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू थी, वो ग्रेटर थी जब मैंने की क्लोज की। तो फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आई अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी या फिर सेल, वो जो थी वो लेस थी। तो मतलब बेसिकली टीपीडी जो थी, जो हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो लेस था किससे, ईएमएफ से। ईएमएफ से मतलब समझ में आ गया होगा, जब आपका सर्किट ओपन हो, करंट फ्लो नहीं कर रहा होता, तब बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मैक्सिमम होता है, उसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं। और अगर हमने करंट जो है फ्लो कराया है किसी सर्किट से, की क्लोज है, तो उस टाइम पे जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो टीपीडी के इक्वल होगा। अब बात आती है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो गाइज मैं फटाफट से डेफिनेशन को बता देती हूँ, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल का मतलब क्या है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, दैट इज द ओपोजिशन ऑफर्ड by a cell to the flow of current through it। इसका मतलब क्या हुआ, वैसे तो रेजिस्टेंस देखा जाए तो रेजिस्टेंस का जो डेफिनेशन है वो सदाबहार के लिए सेम ही रहता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, कोई भी ऑपोजिशन हो, ठीक है, जो कि ऑपोजिशन हो किसको अपोज करे, करंट के फ्लो को, किस में से, सेल में से, ठीक है ना। थ्रू इट मतलब सेल। ओपोजिशन ऑफर्ड बाय अ सेल, एक ऐसी ओपोजिशन जो कि सेल ऑफर करेगा टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। अब बेसिकली देखा जाए तो सेल का दिखने में स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना। हम सेल को कैसे बनाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव से, लेकिन एक सेल के अंदर होता क्या है ये आप लोग को मालूम है। यस, हम लोग पढ़ के आए हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। इलेक्ट्रोलिटिक कहूँ या फिर ड्राई सेल कहूँ, जो कि बैटरीज में यूज़ होता है, जो कि हम अपने सर्किट्स में यूज़ करते हैं जनरली, वो होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल की वर्किंग क्या होती है मैं ब्रीफ में फटाफट से समझा देती हूँ, और वो इसलिए समझाऊंगी ताकि आप लोग इंटरनल रेजिस्टेंस को समझ पाएँ। बेसिकली मेरे पास क्या होता है, एक सेल की कंस्ट्रक्शन में एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं, एक को हम एनोड कहते हैं, एक को हम कैथोड कहते हैं। और सपोज करिए बाहर मैंने कोई रेजिस्टेंस लगाया है, जो कि बेसिकली यहाँ तक जो आप देख रहे हैं ये एक सेल का इंटीरियर है,
ठीक है ना, ये एक सेल का इंटीरियर है जो कि ऐसे दिखाई पड़ रहा है, इसकी फॉर्म में दिखाई पड़ रहा है। और जो आर लगा है बेसिकली ये वाला आर इस आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि जो बाहर लोड लगाया या फिर कोई रेजिस्टर लगाया जिसकी कोई रेजिस्टेंस होगी, तो इतना जो पोर्शन है वो सेल के इंटीरियर मतलब स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहा है। तो अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, इट मीन्स आयंस प्रेजेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है। और होता क्या है इस प्रोसेस में, एक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर ट्रांसफर होते हैं। तो एक जो होता है उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है कोई एलिमेंट, और एक के ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाता है, तो एक के ऊपर नेगेटिव साइन आ जाता है। जब ये एक्सचेंज ऑफ आयंस या फिर इलेक्ट्रॉन्स चल रहा होता है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इट मीन्स बहुत सारे आयंस प्रेजेंट हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट हैं। तो ये आयंस और इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलिजन करते हैं, ठीक है ना। तो वो कोलिजन होगा किन के बीच में, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, आयंस के बीच में, और जो कंटेनर है उसकी वॉल्स के साथ भी कोलाइड करते हैं। तो बेसिकली कोलिजन से वो ओपोजिशन इंट्रोड्यूस होता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स या फिर आयंस आपस में कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, कोलिजन से रेजिस्टेंस आएगा या फिर ओपोजिशन आएगा टू द फ्लो ऑफ करंट। और ये बेसिकली एक सेल के इंटीरियर की बात हो गई। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ओपोजिशन आया लेकिन सेल के अंदर ओपोजिशन आया, इसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं किसी भी सेल की। तो आर से हम क्या बोलते हैं, ओपोजिशन ऑफर्ड बाय अ सेल टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, बट इतना है कि आपको कंसेप्ट का पता होना चाहिए कि सेल के अंदर बेसिकली होता क्या है। ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और उसके अंदर जो भी आयंस वगैरह प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रोलाइट में, अगर वो आपस में कोलाइड करते हैं तो ओपोजिशन आता है, ओपोजिशन से करंट को ओपोज करते हैं। तो आर को हम वैसे तो बैटरी के ऊपर भी ऐसे शो कर सकते हैं कि एक सेल का या फिर एक बैटरी का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस आर होता है, या फिर हम सर्किट में भी ऐसे स्मॉल आर से डिनोट करके दिखा सकते हैं जैसे कि मैंने दिखाया है। तो गाइज अब टॉपिक आता है डिपेंडेंस ऑफ स्मॉल आर। इट मीन्स कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बेसिकली ऑफ अ सेल, जो सेल के अंदर का रेजिस्टेंस सेल खुद से ऑफर करता है इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, वो किस किस पे डिपेंड करता है अब हम देखने वाले हैं। बेसिकली जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स क्या हुआ कि मेरे पास एक सेल को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करती हूँ या फिर एक बैटरी को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करती हूँ, तो फिर एक सेल की जो प्लेट्स होती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में कितना डिस्टेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से ये मतलब है कि जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तो ओपोजिशन ज़्यादा पैदा होगा। इसीलिए जो है डिस्टेंस अगर बढ़ता जाएगा तो रेजिस्टेंस भी है या फिर ओपोजिशन जो है अंदर कोलिजन बढ़ते जाएंगे और ओपोजिशन बढ़ जाएगा, इसलिए इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। अगर एरिया जो है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड करता है, आर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स होता है। तो बेसिकली क्या है कि इलेक्ट्रोड्स का कुछ एरिया होगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड्स कुछ ऐसे दिखते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना कम ओपोजिशन होगा, और जितना अगर एरिया ज़्यादा होगा तो आर की वैल्यू कम होगी, रेजिस्टेंस या फिर ओपोजिशन कम होगा। और जितना ज़्यादा एरिया हो वही हमारे लिए बेटर रहता है इलेक्ट्रोड्स का। और दूसरा केस ये है कि अगर एरिया जो है कम है, इलेक्ट्रोड्स बहुत ही थिन है, बहुत ही पतली हैं, उस केस में ओपोजिशन जो है ज़्यादा होता है, ठीक है। उस केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है। तो एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स की होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और तीसरी बात है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये है कि जितने ज़्यादा आयंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कंसंट्रेटेड होंगे या फिर ज़्यादा प्रेजेंट होंगे उतने ही ज़्यादा कोलिजन्स होंगे, ठीक है ना। उतने ज़्यादा कोलिजन्स होंगे तो ओपोजिशन ज़्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस उस टाइम ज़्यादा होगा। सो गाइस अब टॉपिक आता है रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टीपीडी, जो कि होता है पोटेंशियल डिफरेंस, वी से जिसको हम डिनोट करते हैं, और ईएमएफ को हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। तो बात ये है, अभी तक हमने ये पाया कि जो ईएमएफ की वैल्यू होती है वो जनरली जो है ग्रेटर देन वी होती है। यानी कि जो ईएमएफ होता है वो बेसिकली मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जब एक सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा होता तो ऑब्वियसली बात है अगर वो मैक्सिमम होता है तो उसकी वैल्यू जो है वी से ज़्यादा होगी। अब मैंने इसको एक सर्किट डायग्राम से समझाने की कोशिश की है। मेरे पास क्या है, बेसिकली एक ईएमएफ है, एक सेल है जिसकी ईएमएफ ई है, मतलब कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस उसका हमने ई से डिनोट किया है। और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस, अभी हम बात करके एक सेल की अपनी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, वो है स्मॉल आर। और इसको मैं एक बॉक्स में ऐसे बंद कर रही हूँ। इसको बनाने का तरीका होता है कि एक बॉक्स की अगर अपनी एक इंटरनल रेजिस्टेंस है तो आप उसको ऐसे डिनोट कर सकते हो, आर और ई को एक बॉक्स में डाल दो,
उसके बाद क्या किया है, मैंने एक एक्सटर्नल रजिस्टर लगाया है। एक्सटर्नल रजिस्टर आप देख सकते हो, ये एक्सटर्नल रजिस्टर है जिसका जो रेजिस्टेंस है वो है कैपिटल आर, और एक की लगाई है के। तो बेसिकली जब इस की को मैं क्लोज कर दूंगी तो करंट फ्लो करने लगेगा। करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव, तो करंट की डायरेक्शन तो कुछ समझ में आ पा रही है। और करंट फ्लो करेगा तो इस रजिस्टर के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक है ना। ये रजिस्टर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस कंज्यूम करेगा, जो कि मैंने सपोज करके रखा है कैपिटल वी। सो गाइस, देखा जाए इस टाइम पे टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट की बात करूं तो वो होगी R प्लस स्मॉल r। मतलब ये वाला R प्लस स्मॉल r, ठीक है कि ये दोनों सीरीज में है। अब सीरीज में एडिशन हो जाता है ना रेजिस्टेंस का, तो टोटल रेजिस्टेंस इसमें हो गया कैपिटल R पर प्लस स्मॉल r। तो अगर मैं यहाँ पे इस सर्किट के लिए ओम्स लॉ अप्लाई करती हूँ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जो करंट फ्लो करेगा वो कितना होगा, अब हम ये देखने वाले हैं। तो करंट का वैसे फॉर्मूला होता है V बाय R, ठीक है ना। तो हम देखने वाले हैं कि करंट की वैल्यू क्या होने वाली है। अगर इस बैटरी का जो EMF है वो है E, तो I जो होगा वो इक्वल्स टू E बाय R। R की वैल्यू क्या है, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो I को मैं लिख सकती हूँ ना एक्सप्रेशन से। बेसिकली सेल की EMF की बात करें तो वो तो E है, तो इस टाइम पे इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर इन जनरल बात करूं, वो अगर हमने E सपोज करके चला है तो E की वैल्यू होती है V बाय R। तो हम इसको लिखेंगे कैपिटल E अपॉन में R प्लस R, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो E जो हो गया वो IR प्लस में I स्मॉल r हो गया। अगर देखा जाए जो I इंटू R है वो पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करता है, सिंस V जो होता है वो IR के बराबर होता है, हमें ये मालूम है ओम्स लॉ से। तो अगर हम देखें इस सर्किट में तो इस कैपिटल रेजिस्टर, मतलब जो कैपिटल R जो है वो रेजिस्टेंस है क्रॉस दिस रेजिस्टर, तो उसके लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला था वो आई आर ही तो होगा, क्योंकि करंट जो है फ्लो कर रहा है इसमें से I और रेजिस्टेंस हो गया कैपिटल R। तो इस IR को मैं V से रिप्लेस कर सकती हूँ क्या, यस कर सकती हूँ। प्लस में IR इक्वल्स टू E, तो V की वैल्यू यहाँ से आ गई E माइनस IR, ठीक है ना। तो अब हमने ये पा लिया जो हम कह के चल रहे थे, जो E की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन V है, या फिर यूं कह सकते हैं जो V है वो हमेशा लेस देन E रहेगा। तो इसीलिए V का एक्सप्रेशन आ गया है जिसको आपने याद करना है, जो कि थ्रू आउट द चैप्टर ये हर जगह यूज होने वाला है। इसको अच्छे से याद करना है। जो V है वो E माइनस IR के बराबर है। बेसिकली IR क्या है, ये भी तो एक पोटेंशियल डिफरेंस है, और किसके अक्रॉस, इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस, क्योंकि I टाइम्स R, I इंटू R होता तो पोटेंशियल डिफरेंस ही है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस वो अलग बात है, ये है इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो कि एक सेल की है, और बेसिकली जो V है वो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, और जो E है वो EMF ऑफ दिस सेल है। तो गाइज इस लेक्चर में इतना ही। हमने आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर किया, एक तो रिलेशन किया बिटवीन EMF एंड TPD, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा वीडियो, आपको समझ में आया कि नहीं आया, आपके कंसेप्ट जो है क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अब इंटरनल रेजिस्टेंस का डेफिनेशन समझ में आया कि नहीं आया। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, उसका एक एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे हम, और फिर बहुत सारी चीज़ें करने वाली इस चैप्टर में, इस यूनिट में। तो आज के लिए इतना ही। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जितना चाहें उतना शेयर करें ताकि उन लोग के भी कंसेप्ट्स क्लियर हो। और लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि आप नेक्स्ट वीडियो के लिए देर ना हो जाए।